हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम पीडियाट्रिक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड 150 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं। उन सभी पॉइंट्स में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे साथ में। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये जो भी 150 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं, तो उसी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है और आप भी नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड हर अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे ये सभी अवेलेबल रहता है। तो शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पॉइंट है प्री टर्म। स्पेशली जो LBW होते हैं उनको इस इंक्रीज्ड रिस्क रहता है फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का। ठीक है, प्री टर्म इन्फेंट को ज़्यादा रहता है टर्म इन्फेंट की तुलना में। दूसरा, उनमें भी जिनका LBW होता है, ठीक है, लो बर्थ वेट होता है, उनमें ज़्यादा चांसेस रहता है। अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे। इन्फेंट विद एपनिया, CNS डिसऑर्डर्स और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिनको एपनिया हो, CNS डिसऑर्डर हो या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, उनको ज़्यादा चांस रहता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तीनों ऑप्शन है, एक चौथा ऑप्शन दे दिया था कि नॉर्मल वेट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल वेट वाले को चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, पीक एज, ऑब्वियसली ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 से 4 महीने के बच्चे को ज़्यादा रिस्क रहता है, इसी पर ज़्यादा डेथ होती है। और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम विद प्रीमेच्योरिटी, LBW, मैटरनल स्मोकिंग एंड मल्टीपल बर्थ्स एंड इन सब्सिक्वेंट सिबलिंग ऑफ 2 और मोर SIDs विक्टिम्स। मतलब जिनके जो सिबलिंग थे उनमें 2-3 में हो गया ऐसा SIDS, तो फिर उनमें भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सभी रिस्क फैक्टर्स बता रहा हूँ मैं आपको। प्री मेच्योरिटी है, LBW, वेटरनल स्मोकिंग, मल्टीपल बर्थ एंड सब्सिक्वेंट सिबलिंग्स ऑफ 2 और मोर SIDS विक्टिम्स। इसमें क्या होता है, क्या कारण है? लंग्स आरंट फुली डेवलप्ड एट बर्थ एंड एल्वियोलाई कंटिन्यू टू ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज थ्रू एज 8। मतलब 8 साल तक जो होता है तब तक एल्वियोलाई साइज में बढ़ती रहती है। तो और लंग्स उस टाइम फुली डेवलप नहीं होते हैं बर्थ के टाइम। एक चाइल्ड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज़ ए नैरोअर लूमन दैन द एन एडल्ट अंटिल एज 5। मतलब उसका लूमन जो बोलते हैं वो छोटा रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। एंड द नैरो एयरवे मैक्स द यंग चाइल्ड प्रॉन टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब जब लूमन छोटा है तो ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो किस कारण से हो सकता है? जैसे इन्फ्लामेशन होगा तो जल्दी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, म्यूकस सिक्रेशंस इकट्ठा हो गया तो हो जाएगा, कोई फॉरेन बॉडी बच्चे ने एस्पिरेट कर लिया है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। देखिए क्या है कि किस हिसाब से आप सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने फेस अप इन देयर क्रिप्स, ये एक एंडोर्स किया है कि आप उसको बच्चे को बैक टू स्लीप, मतलब पीठ पे लेटाइए, ये बोल रहे हैं। मतलब सिर जो फेस है उसका ऊपर साइड में रहना चाहिए, उसको उल्टा मत लेटाइए, ये बोल रहे हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिस्क ये भी आ गया कि बच्चा फेस डाउन सो रहा है तो उसको रिस्क रहेगा SIDS का। ठीक है, अगला है ए वार्म रनिंग शॉवर provides a mist that may be helpful to moisten and decrease the viscosity of airway obstruction and may also decrease laryngeal spasm. But cool liquids would be the best for child with acute spasmodic laryngitis. तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बोल रहा है कि लेरेंजियल स्पाज्म है उसको कम करने के लिए आपको वार्म, ठीक है, रनिंग शावर देने की ज़रूरत है। इससे क्या होगी, जो वेपर होगा, जो उसका वार्मनेस होगी वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की विस्कोसिटी को कम करेगा और इसके साथ में लेरेंजियल स्पाज्म कम हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेरेंजियल स्पाज्म के लिए कौन सा शॉवर। ठीक है, और कूल लिक्विड्स दे रहे हैं कब स्पाज्मोटिक लेरेंजाइटिस हो। स्पाज्मोटिक लेरेंजाइटिस होगा तो आपको बच्चे को कूल लिक्विड देना है। ठीक है, और शॉवर की बात करें तो हमें कैसा देना है, वार्म रनिंग शॉवर देना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में यदि बच्चे को एक्यूट स्पाज्मेटिक लेरिंजाइटिस है, वो लिक्विड नहीं ले पा रहा है, तो बच्चे को कहाँ शिफ्ट करना है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है। ये अच्छे से ध्यान रख लीजिए आप। एक और बात कर लेते हैं, रिजोनेंट कफ।
जिसको हम बार्किंग कफ बोलते हैं, वो मोस्ट करेक्टरिस्टिक साइन है क्रूप का। ये क्रूप है, क्रूप का इम्पोर्टेंट साइन है, ध्यान रखिएगा। बार्किंग कफ किसका साइन है, तो क्रूप आता है। अब इस क्रूप के बारे में डिस्कस करते हैं। विद वर्सनिंग क्रूप इंटरकोस्टल रिस्ट्रिक्शंस इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस ओकर एज चाइल्ड ब्रीदिंग बिकम्स मोर लेबर्ड। मीन्स जब क्रूप बिगड़ता है, ये एक शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में बता दूं मैं आपको, तो जो इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होते हैं, मतलब अंदर की तरफ खिंचाव होता है, तो ब्रीदिंग है वो और मुश्किल हो जाती है बच्चे के लिए, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और इसके कारण से जो अदर मसल्स होती है वो एयर को अंदर की, मतलब लंग्स को ऑब्वियसली एक्सपेंड करने के लिए हमें जो अदर मसल्स हैं उनका भी यूज होने ज़्यादा यूज होने लग जाता है। इस कारण से इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। द चाइल्ड विद एपिग्लोटाइटिस शुड नॉट बी अलाउड एनीथिंग बाई माउथ ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ इन्फेक्शन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। मतलब एपिग्लोटाइटिस है बच्चे को, उसको कुछ भी माउथ से नहीं देना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ भी नहीं देना है, कब, जब इन्फेक्शन शुरू हुआ है उस टाइम, क्योंकि बच्चा एस्पिरेट कर सकता है। एपिग्लोटाइटिस में क्या होता है कि स्वेलोइंग डिफिकल्टी हो जाती है, जिसको आप बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इजंट रिक्वायर्ड विद एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस है तो बच्चे को हमें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, असेसमेंट सीक्वेंस ऑफ एयरवे ब्रीदिंग एंड कंप्रेशंस नीड टू बी फॉलोड बाय व्हेन ए चाइल्ड इज फाउंड अनरेस्पॉन्सिव। हमें किस हिसाब से असेसमेंट लेना है, पहले एयरवे देखना है, फिर ब्रीदिंग और फिर कंप्रेशंस। ये हमें शुरू करना है जब पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो की बात कर लेते हैं तो 30:2। जब अकेला है क्या रेस्क्यूअर, और यदि 2 है रेस्क्यूअर है तो आपको 15:2 ज़रूरी है। दोनों बता दिया है मैंने। ये कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो है। ठीक है, ये इन्फेंट और चाइल्ड के लिए, दोनों के लिए आपको बता दिया, 30:2 एंड 50:2। एक ट्रेकियल ट्यूब यदि CPR परफॉर्म करते टाइम मतलब वहाँ पर है, तो वो वेंटिलेशन में इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कंप्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ट्यूब बाइट हो रही हो, या फिर हम इतनी ज़ोर से कर रहे हैं कि वो हिल रही हो अपनी जगह से। तो इस हिसाब से आपको कंप्रेशन देना है कि ट्रेकियल ट्यूब वो पेटेंट रहे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कितना क्या कंप्रेशन देना है। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन बच्चे के लिए 4 सेंटीमीटर, जिसको आप आधा इंच बोल सकते हैं, सॉरी 1.5 इंच बोल सकते हैं। और बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1.5 और 2 इंच याद रखिएगा। आफ्टर द एयरवेज ओपन इन अनकॉन्शियस चोकिंग 10 मंथ ओल्ड इन्फेंट। मीन्स एयरवे ओपन है, अनकॉन्शियस चोकिंग जो चाइल्ड है उसमें हमने एयरवे ओपन कर दिया। उसके बाद में हमें क्या देखना है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ये प्रायोरिटी बेसिस है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि फॉरेन ऑब्जेक्ट के लिए देखना है। पहले आपको क्या करना है, एयरवे ओपन करना है, उसके बाद आपको देखना है कि फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, और यदि है तो इसको फिंगर से स्वीप करके निकालना है यदि आपको दिख रहा है तो। यदि वेंटिलेशन अनसक्सेसफुल है ना, 10 महीने के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो नर्स को क्या करना चाहिए, गिव 5 बैक ब्लो एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट इन एन अटेम्प्ट टू डिसलॉज द ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आया कि यदि आपको फॉरेन ऑब्जेक्ट दिख गया है तो आप उसको फिंगर से रिमूव कर लीजिए, और यदि नहीं दिख रहा है तो आप क्या करना है, 5 बार उसके पीठ पे मारिए और 5 बार उसके चेस्ट को थ्रस्ट करना है। मतलब अंदर की तरफ धकेलना है नीचे से, जिससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट है वो डिसलॉज हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। ब्लाइंड फिंगर स्वीप कभी भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को और अंदर भेज सकता है एयरवे में, और फिर फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इमरजेंसी की सिचुएशन है, आपको समझ में आना चाहिए। बच्चा 1 से 8 साल का है तो उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया जाएगा। समझ में आया कि पेट पे हाथ रख के आपको ऊपर की तरफ धक्का देना है, जिससे ऑब्जेक्ट डिसलॉज हो जाए। यदि बच्चा 1 साल से छोटा है, मीन्स इन्फेंट है, तो बैक ब्लो बिफोर चेस्ट थ्रस्ट, ये ध्यान रखना है। पहले बैक ब्लो पीछे पीठ पे मारना है, उसके बाद में चेस्ट थ्रस्ट देना है, और उसको कभी भी एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं देना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और नर्सिंग की
पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर लाइन आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी लेंदी वीडियो बन सकता है इस पे, लेकिन बता दूं मैं आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा। तो अगला देख लेते हैं हम कि ए 4 year old child हैज़ ए टॉन्सिलेक्टोमी, लेइंग द चाइल्ड ऑन हिज स्टमक विद द हेड टर्न टू द साइड। मतलब किस हिसाब से लिटाना है हमें बच्चे को, उसके पेट पे, मतलब पेट की साइड में कमर थोड़ा टेढ़ा करके लिटाना है हमें, उल्टा लिटाना है और थोड़ा टेढ़ा करके। मीन्स आप बोल सकते हो इसको क्या बोलते हैं कि फेस साइड में रहेगा और पीठ सॉरी पेट के बल लेट जाएगा वो, और जिससे क्या होगा सारे सीक्रेशंस है वो निकल जाएंगे उसके साइड से और रेस्पिरेशन का डर कम हो जाएगा। ध्यान रखना है। चिल्ड्रन विद क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कॉमनली रिक्वायर सर्जरी फॉर मैरिंजोटोमी एंड ईयर ट्यूब प्लेसमेंट। समझ में आया? जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है उसको मैरिंजोटोमी कर सकते हैं और ईयर ट्यूब प्लेसमेंट ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, मिडिल ईयर को अफेक्ट करता है इसलिए। ईयर ट्यूब अलाउ नॉर्मल फ्लूइड टू ड्रेन फ्रॉम द मिडिल ईयर, इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड परमिट प्रेशर टू इक्वलाइज इन द मिडिल ईयर। जो ईयर ट्यूब होगी वो क्या करेगी, मिडिल ईयर से ड्रेनिंग में मदद करेगी जो फ्लूइड है उसको, इसके साथ साथ वेंटिलेशन को बढ़ाएगी और जो प्रेशर है मिडिल ईयर में वो इक्वल करेगी। तो ठीक है, ये करती है ईयर ट्यूब्स का काम है। और यदि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है तो हमें ईयर ट्यूब भी प्लेस करना पड़ता है। फॉर इन्फेंट रिसीविंग ईयर ड्रॉप, ध्यान रखिए फंडामेंटल में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पेशेंट को क्या करना है, जेंटली पुल, पेशेंट का जो ईयर लोब है उसको हम जेंटली डाउन एंड बैकवर्ड पुल करेंगे यदि इन्फेंट है तो। ठीक है, यदि 3 साल से बड़ा है और एडल्ट है तो हमें ईयर लोब को, जो ईयर लोब है उसको जेंटली अप एंड बैक। ध्यान रखना आपको डाउन अप इनमें ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो एडल्ट है उसमें आपको अप साइड में करना है, और इन्फेंट है 3 साल तक का बच्चा है, इन्फेंट प्लस चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर, तो आपको इसको डाउन और बैकवर्ड पुल करना है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं द चाइल्ड विद क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया शुड बी पोजिशन ऑन द अफेक्टेड साइड। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है तो बच्चे को किस तरफ लेटाएंगे आप, उसी अफेक्टेड साइड में लेटाना है टू फैसिलिटेट ड्रेनेज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम सर्जरी। जिससे क्या होगा, जो सर्जरी करके आए मैरिंजोटोमी और जो ईयर ट्यूब का प्लेसमेंट होगा उससे उसी तरफ का जो ड्रेन होगा वो निकलता रहेगा। और यदि ऐसा अपने उल्टे साइड में लेटा दिया, मीन जिस तरफ का ऑपरेशन है और उससे अपोजिट साइड में आपने लेटाया है, तो वो अंदर जाके जमा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, मैरिंजोटोमी करने के बाद में या फिर ईयर ट्यूब रिप्लेसमेंट के बाद में, उसके बाद में आपको किस तरफ लेटाना है, अफेक्टेड साइड पर ही लेटाना है। तो फ्रेंड्स अभी तक ये हुआ, इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पर एक बार इसको रोकता हूँ, और अगले वीडियो में हम इससे आगे के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप रिवाइज करते रहिए और हम ऐसे ही और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाते रहेंगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू।